नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और लॉ मेकर्स की इस खास कड़ी में हम बात करेंगे भारतीय संसद में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर। भारतीय संसद में किस तरह से कानून बनाए जाते हैं, आज चर्चा होगी उस बात की। भारत की संसद में संसद के अलावा जो पार्लियामेंट कमेटी है वो किस तरह से काम करती है, हम बात इस पर भी करेंगे। हम बात करेंगे कि विधेयक किस तरह से बिल का रूप लेते हैं और जो भारतीय संसद में जो सांसद चुनकर आते हैं उन सांसदों की जनता के प्रति किस तरह की जिम्मेदारी होती है। इस पर एक गंभीर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, लॉ मेकर्स, जैसा मैंने आपको नाम बताया कि कानून बनाने में एक जो जनप्रतिनिधि है उसकी एक अहम और महती भूमिका रहती है। आप चूंकि वरिष्ठ सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, दूसरी बार चुनकर आए हैं फर्रुखाबाद से। एक सांसद की भूमिका को अगर सबसे पहले मैं देखूं तो किस तरह से आप देखते हैं? सांसद की भूमिका लोकसभा में कानून बनाने के लिए भी है और दूसरा मैं मानता हूं कि जो क्षेत्र की जनता ने अपने प्रतिनिधि पर जो विश्वास और आशाओं के साथ लोकसभा में भेजा है, वो लोकसभा में उनके विकास से संबंधित जन समस्याएं हों और चाहे कोई भी पूरे क्षेत्र की हो या पूरे देश की जो भी समस्याएं हैं, वो उस मंच पर उसकी बात को पहुंचाने के लिए भी जनप्रतिनिधि को लोकसभा या विधानसभा में भेजा जाता। तो मुझे मालूम है कि जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, विधायक अपनी विधानसभा का, सांसद है अपनी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। वो वहाँ के 25 से 30 लाख लोग लोकसभा में अपनी बात करने नहीं आ सकते, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सांसद आता है तो उस क्षेत्र की और पूरे देश की कोई समस्या है, जन समस्या है, उस समस्या के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सांसद का मुख्य रोल भी होता है। कानून बनाना तो लोकसभा का, पार्लियामेंट का राइट है ही। दूसरा, एक जन समस्याओं का निस्तारण कराना भी, जन समस्याओं को लाके लोकसभा में बोल देना और उसको सरकार संज्ञान लेके उस समस्या का समाधान करे, ये मुझे लगता है। सर, आपने बात की जन सरोकार की। जब आप भारतीय संसद में आते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रश्नकाल है एक काफ़ी अहम पहर माना जा सकता है और एक सांसद के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पहर होता है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए समस्याओं को अपनी आवाज़ देता है। कितना इम्पोर्टेंट पहलू होता है प्रश्नकाल सर? देखिए, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस लिहाज से कह सकता हूं कि दूसरे जनपद में बिजली की आपूर्ति अच्छी हो रही है और वहां अच्छी चल रही है और हमारे जनपद में कब तक होगी ये हम लोग जान सकते हैं। हम वो व्यवस्था हमारे जनपद में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि नहीं, या उस राज्य में ऐसा हो रहा है, हमारे स्टेट में कब होगा। तो ये चीज़ें हम क्वेश्चन आवर के माध्यम से, इसमें हम लोग अपने क्षेत्र से भी संबंधित और देश से संबंधित, प्रदेश के संबंधित में अपना क्वेश्चंस माननीय मंत्री जी से करते हैं तो माननीय मंत्री जी उसका हम लोगों को सकारात्मक उत्तर देते हैं और बताते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ और आगे भविष्य में हमारी ये योजना है और आपके जनपद के लिए भी ये योजना है, नहीं है तो अगले का सत्र में मैं इस योजना को ले लूँगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आवर एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एक सांसद के लिए और क्वेश्चन आवर में हर सांसद को पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो बात अलग है, कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो उसके लिखित में जवाब आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हर सांसद अपनी बात रख सकता है और वो पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकता है। जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का तो खास फोकस रहता है कि प्रश्नकाल चले और कम से कम जो नए सांसद चुनकर आते हैं उनको बोलने का मौका मिले। प्रश्नकाल की रही बात, इसके अलावा भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में प्रश्नकाल और स्पेशल मेंशन भी होता है। सर, उस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा मानना है कि अपने जो लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी हैं, उन्होंने नए सांसद हैं, उन नए सांसदों को काफ़ी समय देते हैं और हर सब्जेक्ट के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा नए मेंबर्स को, पुराने मेंबर्स को भी बोलने का अवसर देते हैं और बराबर जितना समय लोकसभा चलाने से ज़्यादा वो प्रयास करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा चले
और लोग अपने क्षेत्र की और देश की वो चर्चा कर सकें, विपक्ष को भी पूरा अवसर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने स्पीकर महोदय को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में मैं कह सकता हूँ कि हमारे सांसद भी माननीय ओम बिरला जी की बहुत अच्छी तरीके से बात को रखते हैं और पूरा प्रॉपर वे में सम्मान देते हैं। दूसरा, सभी सांसद मैं देखता हूँ कि लोकसभा में कुछ लोगों को छोड़ के नहीं, अधिकांश सांसदों का अपना जो चाहे सत्ता पक्ष के हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन विपक्ष के भी कुछ सांसद बहुत अच्छी तैयारी में आते हैं और बराबर वो सरकार से हर चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीनियर सांसद दूसरे दलों के भी हैं और वो ऐसी बातें जो क्वेश्चंस उठाते हैं उससे हम लोगों को भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और वो जनहित और राष्ट्रहित दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मैं अगर आपकी बात करूं कि आपके द्वारा प्रश्नकाल, शून्यकाल या स्पेशल मेंशन में कौन से ऐसे अहम मुद्दे जो आपने संसद में उठाए और उसको आवाज़ दी? हम लोगों ने क्वेश्चन आवर में भी बिजली से विद्युत संबंधी में कई क्वेश्चन किए, शिक्षा से भी संबंधित कई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज हमारे जनपद में, इस पूरे देश में इतने मेडिकल कॉलेज एम्स बन रहे हैं, हमारे जनपद में क्या, इस तरह के मैंने कहा। विकास से संबंधित में 0 आवर हुआ चाहे 377 हुआ, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि हमारे यहाँ ये इतनी नई रेलवे लाइन बढ़ जाए या हमारा लाइन जो है डबल ट्रैक हो जाए, सिंगल ट्रैक में है। पहले हमारे यहाँ विद्युतीकरण, लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ था, विद्युतीकरण अब हो गया। अब वो आगे हम लोग प्रयास करते हैं रेलवे लाइन से संबंधित में, रेलवे विभाग से, मंत्रालय से। दूसरा, हम लोगों ने सड़कों में, हमारे फर्रुखाबाद लोकसभा से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग होकर नहीं गुजरता था, तो हम लोगों का अपना प्रयास था कि फर्रुखाबाद जनपद को राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने से तो एक जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो भारत का नक्शा है उसमें फर्रुखाबाद एक नक्शे में आ जाएगा। फर्रुखाबाद का राष्ट्रीय राजमार्ग ना होने के कारण फर्रुखाबाद में वो राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे में नहीं है। हमारा ये प्रयास था, माननीय नितिन गडकरी के माध्यम से उन्होंने जो मेरी बात को सुना और हमें 730 राष्ट्रीय राजमार्ग दिया। अब वो बनना भी स्टार्ट हो गया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री का और अपने जो परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे एक नहीं, चाहे हमारे यहाँ हमें अपने गंगा के रिवर फ्रंट बनाने हों, चाहे हमें बौद्ध सर्किट से अपने संस्था को जुड़वाना हो, चाहे हमें कंपिल को जैन पर्पस से जुड़वाना हो, चाहे हमें हमारी गंगा के कटान से, बाढ़ आने से गंगा के गांव में किनारे बसे हुए लोगों के वो कटान को रुकवाने के लिए बंद बनाने की बात हो, चाहे हमें प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा बढ़ाने की समस्या हो, चाहे हमारे यहाँ जो जर्जर पड़े हुए जो डाक खाने थे उनके हेडक्वार्टर को ठीक कराने का हो, चाहे गरीबों के अल्प बचत की योजना हो उसमें जो इंटरेस्ट बढ़ाने की बात हो, अल्प बचत को लाभकारी और आकर्षक बनाने के लिए हो, इन सभी मुद्दों को मैंने अपने 0 आवर में 377 में कई नहीं अनेक हम लोगों ने, जो हमारे मुकेश राजपूत सांसद फर्रुखाबाद के, उस पर पड़ा हुआ है, कोई भी कभी देख सकता। मैंने अपने क्षेत्र की कोई ऐसा इशू नहीं है जिसे मैंने छोड़ा हो। हर इशू को, जन समस्याओं से लेके कभी कभी जैसे अल्प बचत योजना पूरे देश की थी और प्रधानमंत्री आवास जो पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, अब प्रधानमंत्री आवास के नाम से जाना जा रहा है, तो उसके बारे में जो जन समस्याएं, जो सही माने में ज़मीन पर रहकर मुझे जो कोई लगता है उसको सदन में रखने की, जनता की आवाज़ बन के मैं उसको रखने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन कौन सी संसद की समिति में हैं और आपने किस तरह के सुझाव उन समितियों में दिए हैं जिसका इम्पैक्ट आगे देखा गया हो। मैं इस समय रेलवे कमेटी में मेंबर हूँ और रेलवे कमेटी में यात्रियों की सुविधाओं के लिए, जन सुविधाओं के लिए, दूसरा ट्रेनों के ठहराव के लिए, दूसरा जो ट्रेनों में किस तरह से ट्रेनों में लोगों को प्रॉब्लम्स होती, वो प्रॉब्लम्स ना, बेड सीट है या कहीं किसी के बच्चे को दूध वगैरह या कभी कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट हो, ऐसे कई सुझाव कमेटी में दिए। दूसरा, एक अपने पूरे मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में भी और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ रेलवे विभाग ने अंडरपास बनाए हैं और वो अंडरपास से जो बरसात का मौसम होता है तो पानी नीचे भर जाता है और पानी भर जाता तो आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हो जाता है। तो एक सुझाव दिया कि ऐसे अंडरपास का निर्माण रेलवे विभाग को कराना चाहिए
जिससे है कि जो एक बरसात के समय में इतना पानी भर जाता है तो कभी कभी अननोन आदमी, नया आदमी उसमें अपनी गाड़ी डाल देता है तो गाड़ी डूब जाती, तैरने लगती है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी कैजुअल्टियाँ हो जाती, गाड़ी को काफ़ी लंबा नुकसान हो जाता है। तो उसमें किस तरह से ऐसे अंडरपास को, उसके लिए क्या हम हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको भी हम लोगों ने रेज किया है। तो इसके लिए फ़िलहाल सरकार ने व्यवस्था की है कि मंत्रालय ने कि कहीं पर भी यदि अंडरपास में पानी भरेगा तो आप इस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो तत्काल घंटा 1 घंटा के अंदर वो पानी निकाला जाएगा। तो ऐसे कहीं हम लोगों ने, कहीं ट्रेन चलानी है, कहीं वंदे भारत चलानी है, कहीं जाके कहीं हम लोगों ने जो कैसे कोच बनते हैं, कैसे इनके और भी कहाँ कहाँ कैसे काम होता है, कई फैक्ट्रियों में विजिट भी किया है, कई स्टेशनों का विजिट किया है और कैसे स्टेशन का मॉडल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने उस कमेटी में उठाया। अच्छा सर, संसद में जब विधेयक आता है, दोनों सदनों से जब वो पास हो जाता है और राष्ट्रपति जी की मोहर लग जाती है तो कानून का रूप ले लेता है। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लगभग 9 साल मोदी सरकार का एक सफल कार्यकाल है। आपको अगर स्मरण हो कि भारतीय संसद से ऐसे कौन से ऐतिहासिक कानून अभी तक पास हुए जिसके आप खुद साक्षी रहे हों? ऐसा कोई विधेयक नहीं जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ ना हो, हमारे सामने पास ना हुआ। हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूँ कि 99% हमारी लोकसभा में उपस्थिति भी होगी। बाई चांस किसी कारण पार्टी का कोई कार्यक्रम, इम्पॉर्टेंट कोई कार्यक्रम लगा हो तो उसमें जाना हो, उसे वही एब्सेंट होगी। मेरे अपने व्यक्तिगत काम के लिए, परिवार के लिए कभी भी मैंने लोकसभा से कभी नहीं छोड़ा है। कभी पार्टी के काम से या कभी किसी डायरेक्शन के हिसाब से ऊपर से ही वजह से मैंने छोड़ना होगा। मैं जितने भी आज तक बिल पास हुए हैं, जितने कानून पास हुए, उन सभी में कानूनों में मैं पार्टिसिपेट हुआ और जो भी सुझाव हो सकते हैं हमारे संभव से, तो हम लोगों ने सुझाव उसमें समर्थन किया है। दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान में जो आशाएं और उम्मीदें नहीं थी, उन सबको करने का प्रयास किया है। जो बहुत से ऐसे कानून थे जो व्यर्थ पड़े हुए थे, उन कानूनों को नया स्वरूप देके उनको कार्यान्वित कराने के लिए एक बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने का काम किया। किसी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप अपने जम्मू कश्मीर की धारा 370 मान लीजिएगा, 35A को मान लीजिएगा, किस तरह से बाखूबी कोई नहीं समझ सकता था। मैं नहीं खुद ट्रिपल तलाक उसमें से एक बड़ा, ट्रिपल तलाक भी है। मैं खुद नहीं ये मानता था कि कोई भी इस इशू को जल्दी ऐसे सॉर्ट आउट कर देगा, जैसे चुटकी बजाते ही सॉर्ट आउट कर दिया। तो इसके लिए मैं अपने गृह मंत्री और अपने प्रधानमंत्री का, अपने विवेक का उनके दाग देता हूँ। लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, आग लग जाएगी, ना एक बूंद खून का गिरा, ना कहीं नदियाँ बहीं, ना कुछ हुआ, पसीना भी नहीं किसी का वहाँ, और वो लागू हो गया। इसी तरह राम मंदिर जैसा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उस मुद्दे को भी ऐसे सॉर्ट आउट कर दिया और सबने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया। इसके लिए मैं दूसरे पक्ष का भी आभारी हूँ कि बिल्कुल जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, जो आर्डर सुनाया, उस दोनों पक्षों ने उसको माना और उसको व्यवस्थित तरीके से, मैं उन्हें भी, ऐसा नहीं कि उनका मैं अनादर कर रहा हूँ, उन्होंने भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात को माना, तो इसके लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अपने प्रधानमंत्री का, उनके नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री के नेतृत्व में ये समस्या सॉर्ट आउट हुई हिंदुस्तान की। ये बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दे थे, कोई ही नहीं निपटा सा, कोई इसमें हाथ नहीं डालने चाहते थे। जीएसटी वाला भी देख लीजिए, जीएसटी वाले पर भी कोई हाथ नहीं डालना चाहता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने रात के 12 बजे पार्लियामेंट खुलवा के जीएसटी, हाँ, ऐतिहासिक जो पास कराया, जीएसटी लागू कराई, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई XYZ हो, ऐसे ज्वलंत मुद्दे को विपक्ष ने 1-2 बार प्रयास किया होगा, लेकिन विड्रा पीछे हो गया होगा। लेकिन ये हमारे जो देश के इस समय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के सबसे शक्तिशाली मान लीजिए, सबसे लोकप्रिय मान लीजिए, ऐसे लीडर जो अपने मन में जो उन्हें लगता है जनहित का कोई समस्या है, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या है, बुजुर्गों की समस्या है, कन्याओं की समस्या है, चाहे बेरोजगारों की समस्या, हर समस्या के लिए, हर एंगल, हर स्तर तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोगों को आशाएं नहीं थी, जो उम्मीदें नहीं थी, उनसे भी ज़्यादा प्रधानमंत्री ने करने का काम किया है और आगे भी करेंगे ऐसा। अच्छा सर, एक अहम सवाल है, उसमें मैं कहीं क्रिटिसाइज की बात नहीं करता।
जनता एक ऐसे पार्लियामेंट को देखना चाहती है जब मुद्दों पे बात हो, जन सरोकारों की बात की जाए, पक्ष विपक्ष के बीच में भले तीखी नोकझोंक हो, विचारों में अगर कोई दिक्कत भी है, लेकिन एक सकारात्मक रूप से उसका एक मैसेज जाए। तो सर, आप चूंकि अनुभवी सांसद हैं, आपका सेकंड टर्म है, आपको क्या लगता है सर कि पक्ष विपक्ष के बीच में नोकझोंक तो चलता है, लेकिन कम से कम जनता के मुद्दे पे एक साथ आगे दोनों को बात करके और मुद्दों को हल करने की उम्मीद तो की जानी चाहिए। देखिए, परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष सरकार को चलाता है, व्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास करता है, और विपक्ष का काम है कि आलोचना करना। और विपक्ष आलोचना करे, पॉजिटिव वे में आलोचना करे तो ठीक है। जिससे कुछ हमारे में अंदर में कोई कमी रह गई है तो उसे सुझाव देके ठीक कराने का प्रयास करना चाहिए विपक्ष को। ये नहीं होना चाहिए कि खाली खाली आलोचना होनी चाहिए। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अब मुद्दा विहीन काम करें। जैसे हम मान सकते हैं कि अपनी इस लोकसभा में कृषि के 3 बिल पास हुए थे। तीनों बिल पास होने के बाद में तीनों बिल किसानों के बहुत हित में थे, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से उन तीनों बिलों को, जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने किसानों के मुद्दे को जिस तरह से उठा के दिल्ली के रोड जाम किए, दिल्ली के किसानों को, नौजवानों को, गरीबों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को, डॉक्टरों को, पैसे सबको जिस तरह से तंग कर रखा, उस राशि इसमें 3 बिल वापस लेने पड़े। तो इससे हमारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बात कोई नहीं समझ सकता, ये कोई बात कह भी नहीं सकता। मैं एक ऐसा हूँ कि मैं किसान हूँ, सांसद बाद में हूँ, तो इसलिए मैं दमदारी से कह सकता हूँ। वो जो बिल पास हुए थे, 1 साल से अधिक वो बिल हुए, किसी किसान ने कहीं सुसाइड किया हो या किसी किसान को कोई नुकसान हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ किसान के नाम पर जो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ लोग फर्जी किसान बना के लाए जा रहे थे, उनको कोई नाफा नुकसान हुआ। वैसे कहीं पर भी पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में किसी किसान ने को कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि किसी किसान को नुकसान हुआ तो मुझे बताए, लेकिन वो माननीय प्रधानमंत्री ने देश हित में, क्योंकि जिस तरह से नौजवानों का नुकसान हो रहा है, कोई बीमार आदमी है हरियाणा से, पंजाब से, वो इधर आना चाहता, दवा कराने नहीं करा पा रहा, किसान अपना उत्पादन दिल्ली नहीं ले जा पा रहा, यहाँ से जो प्रोडक्शन है उधर पंजाब जाना है या जम्मू कश्मीर जाना, तो जिस तरह से रोड बिला करे, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों, वो किसानों को गुमराह करके वो गलत तरीके से वो तीनों बिल पास वापस कराए। ये मुझे लगता है इस तरह की विपक्ष को भूमिका नहीं होनी चाहिए। जबकि जब कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा मैं सरकार में आऊँगा तो ये बिल पास कराऊंगा। जब प्रधानमंत्री उन बिलों को पास करा देते हैं, उसके बाद उसको सस्ती राजनीति, अपनी मुद्दा विहीन जो सरकार है, मुद्दा विहीन जो लोग हैं कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल, वो इस चीज़ को इशू बना के और कांग्रेस का ध्यान, सरकार का ध्यान हटाते हैं और उन्हें वापस कराने के लिए जिस तरह से लोगों को, जनहित को, राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ये राष्ट्रहित में माननीय प्रधानमंत्री ने वापस लिया। ऐसे केस को विपक्ष को दूर रहना चाहिए। विपक्ष को कहीं भी सरकार के द्वारा कहीं जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो, कमी हो, उसे अपनी बहस के माध्यम से और कितना अच्छा किया जा सकता है, इतना अच्छा तो कर रहे हैं, इतना इसमें और ऐड किया जाए, ऐसी बात करके उसको सुधारात्मक बात में लाना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, सुधारात्मक बात, अपने पर सुझाव दें, अपना कोई कमी बड़ी उसको दूर कराने का प्रयास करें, ना कि उसकी सिर्फ आलोचना, क्रिटिसाइज करने के लिए संसद नहीं होना चाहिए। सर, हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे। सर, अगर मैं एज एन एमपी आपकी बात करूं कि आपने जनता के मुद्दों पे, जनता की उम्मीदों पर, जनता की आकांक्षाओं पर इस भारत की संसद में कितनी आवाज़ बुलंद की, तो आप अपना आकलन कैसे देखते हैं? क्या आपने जनता के हर उन मुद्दों को आवाज़ दी जो जनता की जनता जो चाहती थी आपसे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ की क्षेत्र की जनता चाहती है कि आलू के हमारे जो दाम है उसको लाभकारी दाम मिले, किसानों को उनका वाजिब मूल्य मिले और हमारे यहाँ लोगों को रोजगार, के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इंडस्ट्री कैसे लगे, हमारे क्षेत्र की सड़कें अच्छी कैसे हो, हमारे क्षेत्र में फ्लाईओवर कैसे बने, हमारे यहाँ विद्युत की आपूर्ति कैसे हो। ये सब मुद्दे जो जन से जुड़े हुए, जन समस्याओं से जुड़े हुए, जनपद के हित के मामले जो थे, वो हम लोगों ने बाखूबी से निभाए, बाखूबी से उन मुद्दों को सबको उठाया और इस पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, तो उस पर कहीं न कहीं सकारात्मक जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया। मैं इसलिए अपने सरकार को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनने, हम जैसे छोटे से सांसद होने के नाते पिछड़े हुए क्षेत्र की उन्होंने जो समस्याएं थी
उन समस्याओं को सुना और सुन के उनका निस्तारण करने का प्रयास किया। तो इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। सर, अंतिम सवाल, हर एक के जीवन में एक प्रेरणा होती है, वो प्रेरणादायी व्यक्तित्व होता है, चाहे आम हो या खास हो। आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आपके जीवन में भी अगर मैं प्रेरणादायी व्यक्तित्व की बात करूं तो आप किसे मानते हैं सर? देखिए, मैं राजनीति में पहले स्टूडेंट था। स्टूडेंट के बाद में मैं माननीय कल्याण सिंह जी का जो भाषण वगैरह जो था 1990-91 के बाद में जिस तरह से राम मुद्दा चला, तो वो भाषण जब सुनता था, बीएससी फाइनल ईयर में था, तो सुन के लगता था कि ये व्यक्तित्व किस तरह से राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, जनहित में किस तरह से वो अपनी सरकार चला रहे। और कहीं पर भी उन्होंने अपने अधिकारियों के बचाव लेते हुए, अपने नेताओं का बचाव लेते हुए, अपने कार्यकर्ताओं का पक्ष लेते हुए कहा कि साहब, जो राम मंदिर जो विवादित ढांचा गिरा है, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इसके लिए अन्य कोई ना, हमारा कर्मचारी दोषी है, ना हमारा कार्यकर्ता दोषी, ना हमारा कोई नेता दोषी है। वो अयोध्या से कितने, कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर लखनऊ में थे और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपनी ली। कहा कि इसके लिए मैं नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और कहीं आवश्यकता पड़े तो मेरे ऊपर एफआईआर करिए, मेरे ऊपर जो भी सज़ा हो सकती मुझे सज़ा दीजिए, इसमें कोई दोष नहीं। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व के लिए हमें काम करना चाहिए। मैं माननीय कल्याण सिंह जी के लिए मैं कार्यकर्ता के रूप में बना। सबसे पहले उनके आशीर्वाद से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना, एक नहीं 2 बार बना। उसके बाद में लोकसभा की टिकट मिली, 2014 में मैं सांसद बना। तो मैं उनको अपना लीडर के रूप में, एज एक नेतृत्व के रूप में, मुझे उनके जो अच्छाइयाँ थी, उनके जो काम करने की शैली थी, जो आज भी हिंदुस्तान का या जो भी आईएएस अधिकारी हो, माननीय कल्याण सिंह जैसे, माननीय मोदी जी का जैसे लोग नाम लेते, विश्व के लोग, हिंदुस्तान नहीं विश्व के लोग नाम लेते, ऐसे माननीय कल्याण सिंह का भी उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम जनमानस हो, कभी कल्याण सिंह का कहीं पर वैसे विरोध नहीं करते कि हाँ साहब कल्याण सिंह ने ये कर लिया, परिवारवाद किया, जातवाद किया, या साहब भ्रष्टाचार किया। इतनी साफ सुथरी पॉलिटिक्स करके इतना अच्छा शासन सुशासन चला के दिखाया, इतने नकल विहीन परीक्षा करा के दिखाई, जो तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो, इतने व्यवस्थित तरीके से सब लोग, ये लग रहा था कि प्रदेश में राम राज्य आ गया। और उस समय ये, उससे पहले लगता था कि ये जंगल राज को राम राज्य में कन्वर्ट किया। तो मुझे लगता है दूसरा माननीय प्रधानमंत्री का अब जो है वो सानिध्य मिल रहा, लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री इतनी उम्र में होके भी और इतना काम करते हैं। कभी तो वो दिल्ली में होते हैं और दिल्ली से थोड़ी देर बाद पता लगा कि बिना थके उनका जो काम है वो ये कहीं कलकत्ता में भाषण दे रहे, कहीं पता लगा रोड शो कर रहे। तो मैं ये देखता हूँ कि एक व्यक्ति जो सबसे बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी अभी भी उन्हें एक कार्यकर्ता की तरह से, उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और मैं ये लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके आगे, मुझे भी उनकी प्रेरणा से लेके, उनसे प्रेरणा लेके, और हम लोगों को भी वर्क करना चाहिए। हिम्मत मिलती है, साहस बढ़ता है और लगता है कि हम भी उनसे कुछ ना कुछ उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये बताया कि किस तरह से भारत की संसद में सांसद का क्या रोल होता है, किस तरह से कानून बनते हैं और कौन कौन से कानून के आप साक्षी रहे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में ये थे मुकेश राजपूत जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि एक सांसद की क्या एक महती भूमिका है और भारतीय संसद में जो जन सरोकार हैं उनको उठाने के लिए अगर जनता ने उन्हें भेजा है तो उस जिम्मेदारी को वो कैसे निभाते हैं। साथ में लॉ मेकर की इस कड़ी में उन्होंने ये भी बताया कि वो कौन कौन से कानून के साक्षी रहे और कानून बनाने की क्या प्रक्रिया। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और माननीय सांसद के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।